नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अब कवीना आलिशा अब अंजलि मामी के साथ बैठी हुई थी। वो बस वॉशरूम के लिए जाती है, तभी आलिशा का फोन बजने लग जाता है जिस पर कि राजीव गुलेरिया कॉल कर रहा था। अंजलि अब परेशान हो जाती है कि आखिर राजीव आलिशा को फोन क्यों कर रहा है, कहीं वो मेरे बच्चों को मुझसे दूर तो नहीं कर रहा। इसलिए ये सोचते हुए अंजलि ने जैसे ही आलिशा का फोन उठाया तब राजीव ने उसे कहा कि तुम प्लीज यहाँ पर तुम और आकाश दोनों ही मेरे कमरे में आओ। और इतना राजीव ने कहा ही था कि तभी अंजलि की आवाज को सुनकर उसने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। और इधर तब तक आलिशा भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। आलिशा ने अब अंजलि को बहुत ही रोकना चाहा। आलिशा ने कहा कि आपका वहां पर जाना सही नहीं है, जिससे गुस्से में आकर अंजलि ने आलिशा को थप्पड़ भी मार दिया और वो सीधा ही राजीव के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वहां जाने के बाद अब जैसे ही आलिशा और आकाश ने अंजलि से कहा कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब उन सब के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो जाती है, जिससे अब अंजलि वहां से आंसू बहाते हुए वहां से चली जाती है। अब उन सब को देखकर अब श्रेया भी कहती है कि आप दोनों को उनसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। आप दोनों क्यों उनसे प्यार से बात नहीं करते हैं? आप दोनों के प्यार पर उनका भी तो हक है। इस बात पर अब आलिशा कहती है नहीं, उनके प्यार पर सिर्फ श्वेता और क्रिश का हक है, ना कि हमारा, क्योंकि अगर हमारी परवरिश उन्होंने की होती तो फिर हमारा भी उतना ही हक होता। ये सारी बातें सुनकर अब श्रेया कहती है कई बार मुझे डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आलिशा, आकाश, इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें अपना लीजिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही, मैं उनके दुख को समझ सकती हूँ, उन्होंने पहले ही तुम्हारे लिए न जाने कितने ही तकलीफें सही होंगी। और अब जब उन्हें उनके बच्चे मिले हैं तो उनका ऐसे बेरुखापन देखकर तो उनका दिल न जाने कितनी ही बार टुकड़ों में टूटता होगा। इसलिए इससे पहले वो टूटकर बिल्कुल ही बिखर जाए उन्हें संभाल लीजिए। ये कहते हुए ही श्रेया अब वहां से उठकर चली जाती है और अब वो अंजलि मामी को ढूंढने के लिए भागने लगती हैं, क्योंकि जैसे ही श्रेया अब राजीव के कमरे से बाहर आती है तो उसे अंजलि मामी कहीं भी नहीं दिखाई देती। अब जैसे ही वो रेलिंग के पास आती है तो अब श्रेया देखती है कि अंजलि मामी तो पहले से बाहर जा रही हैं। इसलिए श्रेया भी अब जल्दी से उनके पीछे पीछे ही भागने लगती हैं और साथ ही साथ अब वो उन्हें आवाज भी लगा रही थी। अब तक अंजलि पैदल ही पहले से बाहर निकल जाती है, तो वहीं भागते हुए श्रेया भी उनके पास आती है और अब वो उनको कहती है रुक जाइए आंटी, आपके दोनों ही बच्चे आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। अब जैसे ही श्रेया ने ये बात कही तो अंजलि वहीं ही रुक जाती है, क्योंकि श्रेया तब से अंजलि को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंजलि मल्होत्रा थी कि वो रुक ही नहीं रही थी। इसलिए अब ये सुनकर अब अंजलि मामी वहीं रुकती है और कहती है क्या कह रही हो तुम? अभी तुमने देखा ना श्वेता कि इन दोनों ने मुझसे कैसे बात की। अब इस बात पर अब श्रेया भी कहती है आंटी वो उन्होंने इसलिए किया था ताकि आप उनसे दूर हो जाएं या फिर आप उनसे नफरत करें। इसी वजह से ही इस बार अब श्वेता के अब यहाँ पर श्रेया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है ये करने से क्या मिल जाएगा उन्हें? हाँ, ये सुनते ही अब श्रेया कहती है आपके बच्चे आपकी फैमिली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, वो दोनों भी आपके लिए तरसे हैं। अब चलिए, क्योंकि वो दोनों इसलिए ही ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक अपनी लाइफ है, आपकी अब शादी हो रखी है, आपके अपने खुद के 2 बच्चे हैं, जिसमें से श्वेता की तो अब एंगेजमेंट भी हो चुकी है। इसलिए आपकी वो लाइफ
खराब ना हो, आपकी फैमिली ना टूटे, इसीलिए ही वो दोनों ऐसे कह रहे हैं। अंजलि और श्रेया अब बातें करते हुए ही अब काफ़ी आगे तक आ जाते हैं। श्रेया अब अंजलि से कहती है, अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब श्रेया की इस बात पर अब अंजलि मामी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, हाँ चलो वहाँ जाते हैं, उन दोनों नालायकों के कान खींचूंगी। यहाँ पर अब श्रेया और अंजलि वापस पैलेस जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी अब दोनों के कानों में ही एक आवाज़ आती है। जैसे ही वो दोनों अब उस आवाज़ की तरफ देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहाँ पर उन्हें कोई बुला रहा है। वो दोनों जैसे ही अब थोड़ा सा और पास जाती हैं तो अंजलि के मुंह से अब एकदम से ही निकल जाता है, इंस्पेक्टर विकास। बस इतना ही कहने के बाद वो दोनों बस कहती हैं, बचाओ बचाओ। उनकी आवाज़ वहाँ पर अब गूंजने लगती हैं। इधर इंडिया में इधर मारवा हाउस में अपने रूम में प्रीति काफ़ी ही परेशान हो रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके हाथ में अब पहना हुआ उसका बैंड अब बजने लगता है। उस अलार्म को सुनकर अब प्रीति यही सोचती है, ओह गॉड, कहीं आयशा आंटी का क्लोन ठीक तो है ना। यही सोचते हुए ही प्रीति अब आयशा मारवा के रूम की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही अब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो दरवाजे को नॉक करने लगती है, लेकिन दरवाजा अब अंदर से बंद था। यहाँ प्रीति को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर तक सोचने के बाद अब उसे कुछ याद आता है, इसलिए अब वो भागते हुए ही अब जल्दी से रोहित के रूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही अब वो वहाँ पर पहुँचती है तो अब वो उनके दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर में जब दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर सामने राहुल खड़ा था, क्योंकि राहुल ने अपने कमरे के दरवाजे को खोला था। राहुल को वहाँ पर देखकर अब प्रीति कहती है, अनिका दीदी कहाँ है। इस बात पर अब राहुल उससे कहता है, कहाँ होगी, बैठकर गेम ही खेल रही होगी ना। अब राहुल की इस बात पर अब प्रीति कहती है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, वो आयशा आंटी किसी प्रॉब्लम में है। ये सुनते ही अब राहुल ने प्रीति से कहा, ये क्या कह रही हो तुम, क्या हुआ है ताई जी को। अब राहुल की इस बात पर अब प्रीति अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर उससे ही देख रही थी। प्रीति को अब इस तरह से खुद को की तरफ ऐसे देखकर अब राहुल समझ जाता है कि अभी उसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। राहुल अब अपनी बात को संभालते हुए कहता है, चलो चलो जल्दी से माँ के रूम में, वैसे वो अकेली ही है ना। इस बात पर अब प्रीति कहती है, नहीं वो अकेली नहीं थी, वो मिस्टर पंकज मारवा और उनके बेटे मिस्टर आयुष मारवा उनके साथ हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मैं उनके कमरे में ही थी और वो दोनों उनसे मिलने के लिए आए थे, इसलिए मैं कमरे से बाहर आ गई थी। अब प्रीति की ये बात सुनते ही अब राहुल ने प्रीति को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। अरे किसने कहा था तुम्हें कि तुम उन्हें उन मॉन्स्टर के साथ अकेला छोड़ दो। तुम्हें नहीं पता है वो कैसा इंसान है। अरे वो तो इंसान ही नहीं है, राक्षस है, राक्षस। वो देखो कह देता हूँ मैं, अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए ही राहुल अब प्रीति के साथ अपने तेज कदमों को बढ़ा देता है और कुछ ही देर में वो दोनों अभी आयशा मारवा के रूम के सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो रूम के सामने आते हैं तो वो आयशा मारवा के कमरे के दरवाजे को अब तेजी से नॉक करने लगते हैं। इधर राहुल बार बार अब आयशा को अपनी माँ के नाम से ही आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से आवाज़ ही नहीं आती। यहाँ राहुल और प्रीति दोनों ही अब परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोनों के परेशान होने की वजह अलग अलग थी। राहुल अपनी ताई जी को लेकर परेशान था, तो वहीं प्रीति को ये टेंशन हो रही थी कहीं क्लोन का राज खुल ना जाए। अब तक धीरज भी सनी के साथ मारवा हाउस में ही आ जाता है और अब वो रोहित के रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे अब सनी की आवाज़ आती है, जो कि उसे कह रहा था, भैया भैया वो देखिए रोहित भैया और प्रीति, ये दोनों तो ताई जी के रूम के ही पास हैं, इसलिए आपको राहुल के कमरे की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सनी की ये बात सुनते ही जब धीरज उस तरफ देखने लगता है तो उन्हें रोहित और प्रीति उस तरफ ही दिखाई देते हैं। तो अब धीरज और सनी दोनों ही अब आयशा मारवा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों अब वहाँ पहुँचते हैं तो वो अब प्रीति से कहते हैं, क्या हुआ है प्रीति। अब इस बात पर अब प्रीति कहती है, मुझे आयशा आंटी की चिंता हो रही है, आप कुछ भी करके बस इस रूम को खुलवाइए ना।
अब प्रीति की ये बात सुनते ही अब धीरज मारवा कहता है, क्या क्या तुमने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की? अब धीरज की इस बात पर अब प्रीति कहती है, हाँ हाँ हमने बहुत ट्राई किया लेकिन खुला नहीं। ये सुनते ही अब धीरज सनी से कहता है, चलो इस दरवाजे को तोड़ देते हैं। और ये सुनते ही अब राहुल भी कहता है, अरे क्या जरूरत है यहाँ की, एक्स्ट्रा की भी तो होगी ना। इस बात पर अब सनी कहता है, हाँ भैया है तो, लेकिन उसके लिए हमें दादी माँ से परमिशन लेनी होगी। मेरे ख्याल से हमें अभी दरवाजे को ही तोड़ना होगा। अब सनी की ये बात सुनते ही अब धीरज भी कहता है, वो तो रोहित ही कर सकता है ना, उसके लिए तो ये चुटकी बजाने का काम है। ये सुनकर तो राहुल अब बड़ी बड़ी आंखों से अब धीरज को ही देख रहा था और वो बात को अब संभालते हुए धीरज को ही देख रहा था। इधर उन दोनों को ऐसे देखता हुआ देखकर अब प्रीति बात को संभालते हुए कहती है, आप शायद भूल रहे हैं कि आपके भाई की याददाश्त चली गई है, तो मेरे ख्याल से आपको ही अब दरवाजे को तोड़ना होगा, क्योंकि अगर इन्हें अभी भी कुछ भी याद होता तो अब तक तो शायद वो दरवाजे को तोड़ चुके होते। अब प्रीति की ये बात सुनते ही अब धीरज रोहित को ही देख रहा था। कुछ ही देर में धीरज ने अब आयशा मारवा के कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया था। जैसे ही वो सभी अभी रूम में आते हैं तो वहाँ का रूम पूरा खाली था। वो सभी आयशा मारवा को देखने लगते हैं, वो उन्हें वहीं पर ही ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई ही नहीं देती। यहाँ पर अब सभी के ही चेहरे पर अब परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो सभी अब आयशा मारवा को लेकर बहुत ही परेशान थे कि आखिर आयशा मारवा यहाँ अपने कमरे में से गई तो कहाँ गई। इधर प्रीति अब अपने फ़ोन से एक मैसेज टाइप करते हुए लिखती है कि आयशा आंटी का क्लोन प्रॉब्लम में है, मैं यहाँ से कोशिश कर रही हूँ उनका लोकेशन फाइंड करने की, आप दोनों भी ट्राई करो। ये लिखते हुए ही प्रीति अब इस मैसेज को अनिका और रोहित के नंबर पर सेंड कर देती है। इस नंबर को सेंड करने के बाद वहीं दूसरी तरफ अब तक आयुष और पंकज दोनों ही अभी आयशा के क्लोन को अपनी नज़र में उन्होंने बेहोश कर दिया था और वो उन्हें अभी अपनी गाड़ी के पीछे रखकर उसे उस लोकेशन की तरफ लेकर जाने लगते हैं जहां पर हंसराज मारवा ने उन्हें आने के लिए कहा था। अपनी दी हुई लोकेशन पर इधर हंसराज मारवा भी अपने भाई का ही वेट कर रहे थे और वो बार बार अभी अपने हाथ की कलाई पर पहनी हुई घड़ी में टाइम देख रहे थे। कुछ ही देर के इंतजार के बाद जब पंकज मारवा की गाड़ी वहां पर आ जाती है और वो दोनों अभी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर हंसराज मारवा के पास आ जाते हैं और वो तीनों ही अब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इधर गाड़ी के अंदर आयशा का क्लोन, जिसने बेहोश होने का अभी तक वो नाटक ही कर रही थी ताकि उस पर किसी को भी शक ना हो कि वो आयशा का क्लोन है, ना कि खुद आयशा। उसने अभी जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो दोनों अभी यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए वो अपनी आंखों को खोलकर अब वो अपनी लोकेशन को प्रीति को सेंड कर देती है। उस लोकेशन को सेंड करने के बाद अब वो फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वहाँ प्रीति अभी आयशा मारवा के रूम में परेशान ही थी कि तभी उसके फ़ोन पर अब उसे आयशा के क्लोन का मैसेज आता है। जैसे ही प्रीति ने अब अपने फ़ोन को देखा तो उस क्लोन ने उसे लोकेशन सेंड किया हुआ था। ये देखकर अब प्रीति सभी से ही कहती है कि जल्दी से चलिए, यहाँ से हमें भागना होगा, जल्दी से भागो यहाँ से। ये कहते हुए ही प्रीति अब उस रूम से भागने लगती है तो वहीं उसके पीछा करते हुए राहुल, सनी और धीरज भी भाग रहे थे, क्योंकि प्रीति को भागता हुआ देखकर उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर प्रीति कहाँ पर जा रही है और वो कहाँ जाने के लिए कह रही है। लेकिन आयशा मारवा की चिंता में वो सभी भी अब उसी के साथ ही भागते हैं। कुछ ही देर में वो सभी अभी मारवा हाउस से बाहर आकर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और प्रीति यहाँ पर इस गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। प्रीति इस गाड़ी को तेजी से यहाँ पर दिल्ली की सड़कों में इसे दौड़ाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया के पैलेस में सभी को ही अभी शीला ने अपना काम समझा दिया था। सभी अभी शादी की पूरी ही तैयारी सभी ने अभी शादी के लिए पूरी ही तैयारियां कर ली थी। तो वहीं दमयंती ने भी अब अपना पूरा ही प्लान तैयार कर लिया था। यहाँ अपने रूम में बैठा अक्षय वर्मा ने भी सोच लिया था कि उसे क्या करना है, क्योंकि अब तक उसे भी अपने काम के बारे में पता चल गया था। तो वहीं अपने रूम में महेंद्र अभी अलग ही धुन में था। उसे सिर्फ यहाँ पर इन लोगों के साथ रहते हुए राजीव की ही चिंता हो रही थी। वो बस अब अपने मन में ही यही सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि धनंजय भाई ने मेरे दोस्त को बचा लिया होगा।
मेरे दोस्त ने सब कुछ सच में अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। मुझे तो पता नहीं है कि मुझे ये जिंदगी कभी ऐसा दूसरा मौका देगी भी या नहीं, जहाँ पर मैं अपनी बहन से और अपने भाई से अपने किए की माफ़ी मांग लूँ। काश मैं उन्हें बता पाता कि बचपन में मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना और खेलना उनके साथ कितना ही अच्छा लगता था। लेकिन मेरी माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं इन दोनों के साथ खेलूं। वो हमेशा ही मुझे रेवती और धनंजय भाई के खिलाफ ही करती रहती थी। खैर, अब तो इन बातों का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ना तो अब हम बच्चे हैं और ना ही जवान, क्योंकि अब हम अपनी अपनी एज के एक ऐसे स्टेज पे हैं कि अभी किसी का कुछ पता ही नहीं। अब मैं इस दुनिया में कदम रख चुका हूँ, मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर अब महेंद्र अपने ही ख्यालों में ही था कि तभी उसके रूम में अब अलार्म बजने लगता है। उस अलार्म को सुनकर अब महेंद्र समझ जाता है और अब वो विलेज समझ जाता है कि अब विलेज मिशन की जो शुरुआत होने की थी वो अब हो चुकी है, इसलिए वो उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। यही सोचते हुए महेंद्र अब अपने रूम से बाहर निकल कर आता है। कुछ ही देर में वो सभी अभी नीचे हॉल में आ जाते हैं। वो सभी अब एक बड़े से राउंड टेबल के पास खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर शीला उन्हें सारे ही प्लान को समझा रही थी और उसने कहा कि अगर हमारा ये प्लान फ्लॉप होता है तो ठीक है, उसी वक्त सर जी का प्लान शुरू हो जाएगा और इस बार तो मानो 10 दिशाओं से सर जी के फाइटर स्पेशल डिपार्टमेंट के उन ऑफिसर्स पर वार करेंगे, क्योंकि इस बार स्पेशल डिपार्टमेंट के आदमी अब इस मिशन को नहीं जीत सकते। इस बार उनका बचना नामुमकिन है। भले ही वो कॉलेज वाले मिशन में जीत गए हों, लेकिन अब की बार नहीं। और हाँ, हम सभी कल ही निकलेंगे हमारे मिशन के लिए। ये कहने के बाद अब शीला फिर से कहती है, मेरा दूल्हा भी तैयार है और बाराती भी। उस शादी में हमारे वायरस का आतंक फैलेगा और इस बार इसे कोई नहीं रोक सकता है। अब शीला की इस बात को सुनकर अब सौम्या कहती है, बिल्कुल वो आए थे ना पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर, उनका क्या हाल हुआ है ये तो हम जानते ही हैं। उस गाँव में जाने के बाद तो उन लोगों ने हमारी मदद ही की है। बहुत मजा आएगा जब हर तरफ हमारे ही फैलाए हुए वायरस का असर दिखेगा। यहाँ पर इन सभी ने कल की ही तैयारी कर ली थी, तो वहीं रोहित के पैलेस में एनी और इंस्पेक्टर अब्बास की मदद से धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया ने भी अभी अपनी प्लानिंग पूरी कर ली थी। धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं, अगर ये 8 गांव पर अटैक करने वाले हैं तो ये बताओ कि फाइटिंग को कौन संभालेगा और टेक्निकल को कौन। इस बात पर अब एनी उन्हें कहती है, मेरे ख्याल से गांव नंबर 7 और 8 में मेरे दोनों पापा को फाइटिंग 7 और 8 गांव की दोनों में ही मेरे दोनों ही पापाओं को वहाँ की फाइटिंग को संभालना होगा। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम विलेज नंबर 7 में धनंजय पीरामल और 8 में करण गुलेरिया, अगर ये दोनों उन गांव की फाइटिंग को संभालेंगे तो फिर वहाँ की टेक्नोलॉजी को कौन हैंडल करेगा। अब इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब एनी कहती है, निखिल इन दोनों ही गांव की टेक्नोलॉजी को संभालेगा। मेरा मतलब है कि अगर वो फाइट वैसे ही किए जैसे कि उन्होंने राजमहल के वक्त की थी, तो इस बात पर तो सभी एक सोच में अब चले जाते हैं। वहाँ पर अब वो सभी इस बात से अनजान थे कि मीटिंग हॉल में जो कुछ भी हो रहा है उसे वहाँ से कई किलोमीटर दूर बैठे अनिका और रोहित दोनों ही सुन रहे थे, क्योंकि वो दोनों भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। तो वहीं अगर उन्हें प्लानिंग में कुछ गड़बड़ लगती तो अनिका एनी के जरिए तो वही रोहित जॉन के जरिए अपनी ही बातों को उन तक पहुंचा रहे थे कि इधर किंग के पैलेस में अपने रूम में बने हुए लैब के सिस्टम पर बैठी हुई अनिका सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख और सुन रही थी, और साथ ही वो अब अभी अपना प्लान भी बना रही थी कि कब उसे चिराग और अब्दुल और उनके साथ जहांगीर को भी इस मिशन में शामिल करना होगा, क्योंकि इस बार भी
उन्हें इन सब की मदद की ज़रूरत होगी और अब वो कौन सी स्टेज होगी जब वो लोग इस मिशन में शामिल होंगे और वो कहाँ पर उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अनिका को अपनी ट्रेनिंग पूरी करने में थोड़ा सा वक्त है, इसलिए वो कोई भी अभी गड़बड़ नहीं चाहती थी। जहाँ एक तरफ अनिका ने अपना प्लान पूरी तरह से बनाया था, तो वहीं स्वाति मल्होत्रा की गुफा में बैठा रोहित मारवा भी साथ ही साथ अपना प्लान अभी बना रहा था, जिसे स्वाति भी बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उस प्लान को देखने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब रोहित से कहती है, तुम अपना काम करो रोहित, और मैं अपना काम करती हूँ। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित अपने पलकों को हाँ में झपका देता है। जहाँ पेरिस में ये सब प्लानिंग हो रही थी, तो वहीं इंडिया में हिमालय के रीजन्स में सर्जी के फाइटर्स भी अब पूरी तरह से तैयार हो रहे थे, क्योंकि सभी ही जंगों को देखकर अब ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे ही लोग इस कहानी में अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे थे। उन फाइटर्स की फाइटिंग टेक्निक्स का कोई जवाब ही नहीं था। ये सभी अपने एक वार में ही सामने वाले को मौत के घाट उतार सकते थे। जहां पर नजर जाती वहां पर फाइटर्स की फाइट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सर्जी ने अपने फाइटर्स को 5 एलिमेंट्स के साथ फाइट करना सिखाया है। कुछ लैंड पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ वाटर पर, कुछ वाटर सरफेस पर, तो कुछ डेप्थ में, तो कुछ तो आसमान में भी कुछ ही सेकंड के लिए अपने वेट को संभाल कर फाइट कर रहे थे। तो वहीं कुछ फायर में उन्हें देखकर तो अब ऐसा लग रहा था कि उनके सामने जो भी आएगा उसकी मौत तो पक्की है। अपने इन्हीं फाइटर्स को सर्जी ने 15 साल पहले ही जंग में उतारा था, जब वो पहली बार धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया के सामने आते आते रह गए थे, क्योंकि ये वही टाइम था जब उन्होंने उनके सामने पहली बार अपने फाइटर को उतारा था। और उस दिन इनका लक भी इतना अच्छा था कि कहीं ना कहीं वो अपने प्लान में भी कामयाब हो ही गए थे, लेकिन वो उस समय किसी के सामने नहीं आए थे। यहाँ पर एक तरफ कि सर्जी तैयार हो रहे थे, तो वहीं अनिका ने भी अपनी तैयारी कर ली थी, रोहित ने भी अपना प्लान बना लिया था, और इधर रोहित के पैलेस में भी ये सब पूरी तरह से तैयार थे। जिस तरह से सभी ने अपने अपने प्लान बनाए थे, इस प्लान को देखकर तो अब ऐसा लग रहा था जैसे सभी की तरफ से ही एक बड़े ही युद्ध का अब आगाज होने वाला है।